सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। हमने चैप्टर फर्स्ट कवर कर लिया है। ये जो सारे चैप्टर्स हैं मैं बेसिकली एनसीईआरटी से ही कवर कराने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि पूरा चैप्टर में उनको कहीं कहीं पे कोई ना कोई डाउट्स आते रहते हैं। तो चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए हमने इस तरह से पढ़ा है, एंड फर्दर मोर हम अलग अलग से एक एक टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम यहाँ पर यही बात करने वाले हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में क्लासीफाई किया। क्यों क्लासीफाई किया? क्योंकि ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स थे, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स थे, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स थे। फिर जब धीरे धीरे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने देखा कि अब इनकी ग्रुपिंग करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर बोला है कि एनिमल 1 है, ये एनिमल 1 एक पर्टिकुलर तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, तो मुझे इसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना पड़ेगा। और मैं दूसरे एनिमल की बात कर रही हूँ, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि दूसरा एनिमल पहले एनिमल से अलग है? तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एनिमल एक दूसरे से अलग हैं? मैं इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखूँगी। ओके, आप सोचो प्लांट्स और एनिमल्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, तो इज़ इट पॉसिबल? मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दूंगी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है और सॉइल के अंदर सेडेंट्री रहता है, मोशन नहीं करता है, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता नहीं है। तो आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्लांट्स की। ओके, पर सोचो अगर उसी ग्रुप में मैंने एनिमल को भी रख दिया तो क्या होगा? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ओके, तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुई, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग ग्रुप्स को क्लासीफाई करने के लिए ट्राई किया है साइंटिस्ट ने। ओके, और इट वाज डन not using criteria that were scientific but born out of a need of use of organisms। अब ये कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले need of use of organisms के बेसिस पे, जो कि ह्यूमंस के नीड की बात हो रही है, हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। लाइक जो ऑर्गेनिज्म फूड दे रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, जो ऑर्गेनिज्म शेल्टर दे रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, और जो ऑर्गेनिजम्स क्लोथिंग दे रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया। तो वेरी फर्स्ट ट्राई इस तरह से किया गया था कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। फिर हमारे सेकंड साइंटिस्ट आए, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको पता चले कि कहाँ से कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे आए साइंटिस्ट अरिस्टोटल। ओके, उन्होंने सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया जिसमें थोड़ा बहुत साइंटिफिक यूज़ किया। पहले तो हमने फूड, शेल्टर और क्लोथिंग में डिवाइड कर दिया, तो कोई साइंटिफिक यूज़ नहीं किया था। अब हमने एक साइंटिफिक यूज़ किया है कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। ओके, टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। ओके, तो अरिस्टोटल ने क्या किया, मैं यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ। अरिस्टोटल ने ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप बनाया इन्होंने प्लांट का, और सेकेंड ग्रुप इन्होंने बनाया एनिमल का। ओके, प्लांट्स को इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा, जिसको सबसे पहले इन्होंने बोले हैं हर्ब्स। जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कोरिएंडर, तो ये क्या है, हर्ब्स की कैटेगरी में डाला गया। देन थोड़े जो बड़े प्लांट होते हैं जैसे टमाटोज एंड ऑल, तो इनको श्रब्स की कैटेगरी में डाला है। और जो सबसे बड़े होते हैं उनको थर्ड कैटेगरी में डाला है, दैट इज़ ट्री। तो 3 तरह से इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स कौन से हैं? एक जिनका ब्लड कैसा था, रेड ब्लड, और सेकंड जिनका ब्लड रेड नहीं था। तो रेड ब्लड क्यों होता है? ड्यू टू आरबीसी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो एक जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट थी, तो ऐसे एनिमल्स जिनका ब्लड रेड है, और दूसरा ग्रुप ऐसा था जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट थी, तो उस वजह से उनका ब्लड रेड नहीं था। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ अरिस्टोटल के थ्रू। ठीक है, ये फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। और अगर हम बात करें तो सेकेंड टाइम किसी ने सोचा था कि मैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दूं। ओके, अब अगेन मैं चेंज करती हूँ कलर को ताकि आप थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में समझ सको। तो अब आए हमारे थर्ड साइंटिस्ट लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब यहाँ से किंगडम्स क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग हो गई। हम पढ़ेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम है, 4 किंगडम है, 5 किंगडम है, एंड इवन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे क्लासिफिकेशंस आप पढ़ोगे 1 बाय 1 करके अपने ही लेक्चर्स में। अब इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए, एक है प्लांटी एंड सेकेंड क्या है, एनिमेलिया। ओके,
सारे प्लांट्स को प्लांटी में डाल दिया, सारे एनिमल्स को एनिमेलिया में डाल दिया। इन्होंने सिर्फ 2 ही ग्रुप्स बनाए। ये जो आप सुनते हो फंजाई और एल्गी और बैक्टीरिया और वायरस, तो ये सब की बात यहाँ कुछ नहीं हुई है। इन्होंने सिर्फ 2 ग्रुप बनाए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो मतलब होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में बांटा है, एक है प्लांट और सेकेंड है एनिमल्स। ओके, द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे कोई यूकैरियोट कोई प्रोकैरियोट की बात नहीं हुई है, कोई यूनी और कोई मल्टी सेलुलर की बात नहीं हुई है। कौन फोटोसिंथेटिक कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ओके, कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज क्या रहा है, कोई आपसे पूछेगा तो आप ये कहोगे कि इन्होंने कोई यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बात नहीं की, कोई फोटोसिंथेसिस की बात नहीं की, कोई प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात नहीं की। इन्होंने जस्ट क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को लिया और एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, इंटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वर ईजिली डन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ईजिली हो गया और बहुत आसान सा भी था समझने में, क्योंकि वाह ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं या एक ग्रुप है जिसको प्लांट्स में डाल दिया और एक ग्रुप है जिसको एनिमल में डाल दिया। ठीक है, अब देखो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स में नहीं आने चाहिए थे वो प्लांट्स में आ गए, जो एनिमल्स में नहीं आने चाहिए थे वो एनिमल्स में आ गए। तो इसीलिए ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, पहले तो बहुत टाइम तक चला जब तक लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ, साइंटिस्ट को रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमें इसको और अच्छे से ग्रुप करना चाहिए। तो ये लॉन्ग टाइम तक चला एंड देन आफ्टर ये रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ द क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज़ इनएडिक्वेट। ठीक है, बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये तो इन्होंने बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी कैरेक्टराइजेशन दिया था कि जो प्लांट्स के जैसे दिख रहे हैं उसको प्लांट्स में डाल दिया, जो एनिमल्स जैसे दिख रहे हैं उनको एनिमल्स में डाल दिया। उन्होंने कोई फोटोसिंथेसिस की बात नहीं की, कोई क्लोरोप्लास्ट कोई क्लोरोफिल की बात नहीं की, सिर्फ किसकी बात की थी, मॉर्फोलॉजी की। फिर धीरे धीरे ये सेंस होने लगा कि हमें और भी कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए फॉर द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये आप ऐसे है कि मैं आपकी पूरी क्लास को 2 ग्रुप में बांट दूँ, बस एक बॉयज़ एक गर्ल्स। ठीक है, या फिर मैं पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दूँ, एक ऐसा ग्रुप जो लॉन्ग हाइट वाला है, एक ऐसे बच्चे जो शॉर्ट हाइट वाले हैं, तो बड़ों बड़ों को अलग डाल दिया, छोटे छोटों को अलग डाल दिया। तो इस तरह से ये कोई अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन नहीं हुआ ना। तो हमें और भी कैरेक्टर लेने चाहिए, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, हमें उनके अलग कैरेक्टर्स को भी स्टडी करना है, जैसे सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल वॉल कैसी है, न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं, कहाँ रहते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कौन सा मोड फॉलो करते हैं, और इवोल्यूशनरी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड या अनरिलेटेड है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमें स्टार्ट करना चाहिए स्टडी करना। तो ये क्या हुआ, उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की भी रिक्वायरमेंट है। ओके, so classification system for the living organisms have hence undergone several changes। तो जैसे ये realization हुआ उसके बाद multiple changes होने लगे over the period of time। So plant and animal kingdoms have been a constant under the different systems। The understanding of what group or organisms include under these kingdoms have been changing। इसका मतलब ये है कि जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तब उनको धीरे धीरे लगने लगा कि मैंने जिस एनिमल को प्लांट किंगडम में डाला है वो प्लांट किंगडम में नहीं होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए, एनिमल किंगडम में। और उसी तरह से अगर किसी प्लांट को एनिमल में डाल दिया तो धीरे उनको रियलाइज़ होने लगा कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इसी की वजह से क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ओके, और रियलाइज़ किया कि परफेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। ये टेबल है, मैं आपको एक बार क्लासिफिकेशन सिस्टम बता दूं, उसके बाद ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की टेबल है जो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ तक अभी हम बात ही कर रहे हैं कौन से सिस्टम की, पहले हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करी, फिर यहाँ पर हमने बात करी कि अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर कौन सा सिस्टम आया, 3 और 4, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ से हमारा क्या है, कौन सा सिस्टम हो गया, RH व्हिटेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, और वो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इन्होंने कितने किंगडम्स बनाए, इन्होंने बनाए हैं 5
किंगडम्स। मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया था, जब हमने फर्स्ट लेक्चर की क्लास बनी थी, कि किंगडम के बाद क्या होता है, क्लास, फिर होता है किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड देन स्पीशीज़। ये चीज़ आप 10-12 बार पढ़ोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगी, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आप 10-20 बार बोलो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये ऐसे ही याद हो जाएगी। ओके, तो नो नीड टू वरी कि आपको कोई चीज़ कैसे याद होने वाली है, कब होगी, कितना टाइम लगेगा। बस कंसिस्टेंसी एंड रिविजन इज़ द की फॉर द सक्सेस। ओके, नाउ द किंगडम डिफाइंड बाय हिम, किसने डिफाइन किया था, R.H. विटेकर ने। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के नेम रखे। उन्होंने क्या नाम रखा, मोनेरा। ओके, फिर इन्होंने नाम रखा प्रोटिस्टा, फिर इन्होंने रखा फंजाई, फिर इन्होंने रखा प्लांटी, और फिर रखा एनिमेलिया। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड द सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्योंकि अब तक किसी ने भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन नहीं किया था। ओके, तो इन्होंने क्या किया, सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल है, टिश्यू है, यूनिसेलर है, मल्टीसेलर, इसके बेसिस पे। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ वाला पॉइंट हो गया, एंड रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के कौन किससे रिलेटेड है, किससे इवॉल्व हुआ है, उसके बेसिस पे इन्होंने एक क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम अभी टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने इन सारे पॉइंट्स को लेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। जो मेन पॉइंट था वो ये था, यूनिसेलर, यूकैरियोटिक और मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलर, इस बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया। तो 5 ग्रुप्स इन्होंने बनाए हैं। फर्स्ट मोनेरा है, सेकंड प्रोटिस्टा है, थर्ड फंजाई है, फिर प्लांटी है, फिर एनिमेलिया है। ओके, अब देखो सेल टाइप क्या होता है, प्रोकैरियोटिक है ये, सेकंड ये कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक है, फिर यूकैरियोटिक है, फिर यूकैरियोटिक एंड डेफिनेटली यूकैरियोटिक। आप इस तरह से याद रखना, जितने भी सारे बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको नॉर्मल आइज से विजिबल हैं, जैसे एनिमल्स आपको सारे दिखते हैं, प्लांट्स आपको सारे दिखते हैं, बहुत सारी फंगस दिखती है, बहुत सारे एल्गी एंड ऑल दिखते हैं, तो ये सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि यूनिसेलुलर को आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कौन है, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, हमें आज पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बट इस टाइम पर कब 1969 के आसपास रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं और ग्रुप्स बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपको उस टाइम के हिसाब से सोचना है कि उस टाइम सेल दिखी होगी, उन्होंने देखा होगा कि इतने सारे प्लांट्स हैं, उसको ग्रुप बनाए होंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल कैसी है। देखो इनकी सेलुलर जो है नॉन सेल्यूलोजिक है, पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड से बनी हुई है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं कि मोनेरा में जो सेल है, यानी कि जितने भी सारे बैक्टीरिया, उनकी सेल किसकी बनी है, तो उनकी सेल बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकेन की। किसकी बनी होगी, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो किसकी बनी है, सेल वॉल सेल्यूलोज की, और अगर एब्सेंट है तो डेफिनेटली कोई सेल वॉल नहीं होगी। और फंगस में सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ठीक है, प्लांट्स में सारी सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स होती हैं और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ओके, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। मीन्स क्या होता है, इनका डीएनए, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये एक सेल है, सेल के अंदर डीएनए ऐसे फ्री फॉर्म में पड़ा रहेगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है, और बाकी यूकैरियोट्स में सब में क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बताती है कि न्यूक्लियस होगा। तो अपार्ट फ्रॉम मोनेरा सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक। तो मैं आपसे पूछूंगी प्रोकैरियोट कौन है, तो सिर्फ मोनेरा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल, ओनली वन सेल होती है। सेल्यूलर
वन सेल एंड मोर देन वन सेल भी हो सकती है। मल्टी सेलर, लूज टिश्यूज़ का मतलब है अभी बहुत अच्छे वेल ऑर्गेनाइज टिश्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, ठीक है। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपना फूड खुद बनाएंगे, या तो केमिकल से बनाएंगे तो कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमो सिंथेटिक हम इनको कहेंगे। फोटो यानी सनलाइट से बनाएंगे तो फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटो सिंथेटिक हम इनको कह सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक मीन्स किसी और के ऊपर ग्रो करेंगे तो हम इनको कहेंगे पैरासाइट या सैप्रोफाइट। तो यहाँ पर हो गए हमारे कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड सैप्रोफाइटिक। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा इसको ग्रुप में बनाकर दिखा देती हूँ। इनका ग्रुपिंग कैसे होगी, दो तरह से यहाँ पर ग्रुपिंग आपने को देखने को मिलेगी। एक होगा ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे मोनेरा ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और दूसरे होंगे हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। अब जो ऑटोट्रॉफिक है उसमें भी दो तरह के, एक तो हो गए फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरे हो गए कीमो ऑटोट्रॉफिक। जो अपना फूड लाइट से बनाएंगे तो वो फोटो ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे या फोटो सिंथेटिक कह सकते हो, और जो अपना फूड केमिकल से बनाएंगे तो वो कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमो सिंथेटिक कहते हो। हेटेरोट्रॉफिक में आप लिख सकते हो, एक तो हमारे हो गए पैरासाइट और दूसरे हमारे क्या कहलाएंगे, सैप्रोफाइट, जो डेड एंड डिके मटेरियल पे ग्रो करेंगे, तो वो हो गए सैप्रोफाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक। जो प्रोटिस्टा हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और जो फंगस है वो सारी कैसी होंगी, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक, ठीक है। प्लांटी तो आपको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक कौन से होते हैं, एनिमेलिया। इसमें हेटेरोट्रॉफिक में दो है, एक हो गया हमारा होलोजोइक और सेकेंड हमारा हो गया सैप्रोफाइटिक, ठीक है। कुछ एनिमल जो है वो डेड एंड डिके मटेरियल पे ग्रो करेंगे तो वो क्या हो गए, सैप्रोफाइटिक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा एनिमल है जो सैप्रोफाइटिक है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक नए साइंटिस्ट का नाम हम पढ़ेंगे। उन्होंने क्या करा, 6 किंगडम्स बनाए और उसके साथ साथ उन्होंने 6 किंगडम्स को 3 ग्रुप्स में रख दिया, जिनको 3 डोमेन्स कहेंगे, ठीक है। तो 3 डोमेन लाइक डिवाइड्स द मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। यहाँ पे आप देखोगे 3 डोमेन्स है, 2 डोमेन प्लस 1 डोमेन ऐसे करके, और 6 किंगडम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एक एक का डिस्क्रिप्शन। जैसे आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो मोनेरा, फिर आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है, मैं ये सब पढ़ाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। सो टिल नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी आपको डाउट्स है वो पूछें। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर